चलिए, आपका एक बार फिर से स्वागत है वार ऑफ एस्पायरेंट्स चैनल में। और इससे पहले हम 2 क्लास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहली क्लास में मैंने इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस किया था और ज्योग्राफी का परिचय दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था। और क्लास 2 में हमने शुरुआत की इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की, और उसी का मैं भाग आज आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। तो पिछली क्लास में, क्लास नंबर 2 में, हमने डिस्कशन किया था कि भारत का जो नाम है, इस देश का जो नाम है, वो इंडिया किसने दिया, हिंदुस्तान किसने दिया, आर्यवर्त किसने दिया और जम्बूद्वीप नाम कैसे पड़ा। ये सारी की सारी चीज़ें मैं क्लास नंबर 2 में डिस्कस कर चुका हूँ। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले वहाँ जा कर के देखिए। और उसके बाद जो बचा हुआ नाम है भारत, आज बात करने जा रहा हूँ मैं कि भारत नाम कैसे पड़ा। तो आप अपने सामने हेडिंग देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, भारत नाम कैसे पड़ा, हाउ डिड दिस कंट्री गेट इट्स नेम इंडिया। तो यार, इसके पीछे ना एक पौराणिक कथा है, एक प्राचीन कथा है। इस भारत नाम के पढ़ने के पीछे एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं विश्वामित्र, और स्वर्ग की एक अप्सरा हुई है मेनका। तो महर्षि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका, इन दोनों की एक पुत्री थी शकुंतला। इन दोनों की पुत्री थी शकुंतला। और एक पुरुवंशी राजा थे दुष्यंत। आपको याद होगा, जब मैं कल जम्बूद्वीप के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि पुरुओं और कुरुओं की एक बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी, जिसके कारण भारतवर्ष मात्र सिमटकर किस में रह गया था, आर्यवर्त में रह गया था। आर्यवर्त नाम के एक नए भूखंड का उदय हुआ था। तो मैंने भी क्या बताया कि महर्षि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला और पुरुवंशी राजा दुष्यंत, इन दोनों के ही पुत्र थे। कौन? राजा भरत। इन दोनों के क्या थे? पुत्र, राजा भरत। इन दोनों के एक पुत्र हुए राजा भरत। कल मैंने राजा भरत के बारे में बात बताई थी ना, कि भारत जो नाम पड़ा वो राजा भरत के नाम पे पड़ा। तो शकुंतला और दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र चक्रवर्ती राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। ऋषि कण्व ने भी दुष्यंत और शकुंतला के विवाह पर यह आशीर्वाद दिया था कि जब आपका जो पुत्र होगा वो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और इस भूखंड का जो नाम होगा वो उसी के नाम से जाना जाएगा, भारत नाम से जाना जाएगा। तो अधिकांश लोगों के दिमाग में भारत नाम की उत्पत्ति का यही सिद्धांत है। और शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा पर ही महाकवि कालिदास ने, आपको याद होगा, महाकवि कालिदास ने एक महाकाव्य लिखा है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। आप जानते ही होंगे, जो महाकवि कालिदास हैं, महाकवि कालिदास ने, आप जानते ही होंगे, ये तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि महाकवि कालिदास जो हुए हैं, उन्होंने एक महाकाव्य लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम। और ध्यान रखिएगा, ये अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी पर ही आधारित है। आई होप ये बात आप समझ पाए। तो भारत नाम कैसे पड़ा इस देश का? दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र हुए चक्रवर्ती राजा भरत। भरत के नाम पर, चक्रवर्ती राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा? चक्रवर्ती राजा भरत के नाम पे इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। तो यहां तक हमने जाना कि इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त और जम्बूद्वीप नाम कैसे पड़े। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक जानी। आपने एक नाम और सुना होगा, मैं बार बार एक नाम का और प्रयोग कर रहा था, भारतवर्ष। मैं इस नाम का भी प्रयोग कर रहा था। अब आपको ये भारत तो समझ में आता है, आप समझ रहे हो कि ये वर्ष क्यों लगाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ष है ना, संस्कृत में वर्ष का अर्थ होता है, संस्कृत भाषा में जो संस्कृत लैंग्वेज है ना, संस्कृत भाषा में वर्ष का अर्थ होता है इलाका, क्षेत्र, इलाका या क्षेत्र, इलाका, क्षेत्र या हिस्सा। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं कि इसलिए इस क्षेत्र को, इस भूखंड को क्या कहा जाता है? भारतवर्ष। तो आप समझ गए कि भारतवर्ष क्यों कहा गया? भारतवर्ष अर्थात भारत का इलाका, भारत का क्षेत्र। तो उस भारत के भूखंड को क्या कहा गया? भारतवर्ष। इसलिए इसको भारतवर्ष कहा जाता है। तो चलिए, ये हमने जाने, नामों के बारे में जाना, नामों का परिचय जाना। अब
दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में ही। अब हम जानेंगे लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत की अवस्थिति क्या है। लोकेशन ऑफ इंडिया, लोकेशन ऑफ इंडिया। भारत की अवस्थिति, चलिए लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। तो भारत की लोकेशन को जानेंगे कैसे हम? तो एक बात ध्यान से समझ लीजिए, देशों की अवस्थिति को जानने के लिए, देशों की लोकेशन को जानने के लिए निर्माण किया गया ग्लोब का। जो लोकेशंस हैं, किसी भी कंट्री की लोकेशन आप कैसे जानेंगे? तो आप ग्लोब के माध्यम से, आप ग्लोब पे जाके देख सकते हैं, किसी भी देश की आप लोकेशन जान सकते हैं। अब बात आती है कि ग्लोब का जो निर्माण है, ग्लोब के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो चलिए पहले मैं नोट करा देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको ग्लोब के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पॉइंट इज टू बी नोटेड कि देशों की अवस्थिति ज्ञात करने के लिए ग्लोब का निर्माण किया गया। देशों की अवस्थिति ज्ञात करने के लिए किसका निर्माण किया गया? ग्लोब का निर्माण किया गया। ग्लोब वॉज क्रिएटेड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ कंट्रीज। तो किसी भी देश की यदि आपको अवस्थिति जाननी है तो आप ग्लोब के माध्यम से किसी भी देश की अवस्थिति को जान सकते हैं। बात आती है यार ये ग्लोब क्या चीज़ होती है? तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के प्रारूप को ही ग्लोब कहा जाता है। जो अर्थ का मॉडल होता है उसी को क्या कहा जाता है? ग्लोब कहा जाता है। व्हाट इज ग्लोब? मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। पृथ्वी के प्रारूप को ग्लोब कहा जाता है। मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। पृथ्वी के ही प्रारूप को क्या कहा जाता है? ग्लोब कहा जाता है। बात आती है ग्लोब की आवश्यकता क्यों पड़ी? व्हाई डिड वी नीड ग्लोब? तो देखो, हमारी पृथ्वी है ना यार, हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है कि हमारे पास ऐसा कोई भी उपकरण नहीं है, ऐसा कोई भी साधन नहीं है, ऐसा कोई भी टूल नहीं है जिससे हम पृथ्वी का मापन कर सकें। हमारे पास कोई भी ऐसा उपकरण नहीं था, क्या कोई भी ऐसा साधन नहीं था जिससे हम पृथ्वी का मेजरमेंट कर सकें, मापन कर सकें। तो हमने काल्पनिक रूप से यानी आर्टिफिशियली, अब ग्लोब क्या है, एक तरह से हमने आर्टिफिशियली क्या किया, हमने एक गेंद के आकार का, एक फुटबॉल के आकार का एक ग्लोब बना लिया। और ग्लोब क्या है, वो एक तरह का पृथ्वी का एक प्रारूप के जैसा है, अर्थ का एक मॉडल के जैसा है। वही क्या कहलाता है? ग्लोब। द क्वेश्चन इज व्हाई डिड वी नीड ग्लोब? So the answer will be our earth is so large that we did not have any such instrument or tool with which we could measure the earth. So artificially we made a globe that looks like a football. I hope you are getting my point. अब आगे जानते हैं, इस ग्लोब के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि किस तरह से किसी भी देश की लोकेशन को मापा जाता है। और आप सीधी सी बात समझ जाए, जैसे ही मैं लोकेशन की बात कर रहा हूँ ना यार, यहाँ लैटिट्यूड की और लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी। नई बात समझ में आई? अक्षांशों की और देशांतरों की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए सरकार आगे बढ़ते हैं और ज़रा इस ग्लोब के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इस काल्पनिक पृथ्वी की, ग्लोब क्या है? एक तरह की काल्पनिक पृथ्वी है, एक तरह की आर्टिफिशियल अर्थ है। तो जरा इसके बारे में जान लेता हूँ। हमने क्या किया है इस ग्लोब पे, हमने ना नॉर्थ से लेके साउथ तक हमने क्या किया, अब देखो अवस्थिति जाननी है तो हमने क्या किया इस ग्लोब पे कि नॉर्थ से लेके साउथ तक दूरी तथा स्थिति मापने के लिए, उत्तर यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक दूरी और स्थिति मापने के लिए हमने हर एक डिग्री के अंतराल पे, हर एक डिग्री के गैप पे कुछ काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, कुछ काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं, हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची हैं और इन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। आपको थोड़ा सा ये अजीब लग रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ही बताने जा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पूरा विस्तार पूर्वक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अब लोकेशन ऑफ इंडिया आपको जाननी है और वहाँ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ही प्रयोग होगा। तो मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी इनके बारे में आपको देना चाहता हूँ। तो ज़रा गौर फरमाइएगा,
जैसे आपके सामने यह है एक तरह से पृथ्वी का प्रारूप, यह है एक तरह से आपके सामने पृथ्वी का प्रारूप। और आप सभी थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, आप सभी थोड़ा बहुत जानते ही होंगे कि इस अर्थ को बीचों बीच से जो रेखा डिवाइड करती है, इस अर्थ को बीचों बीच से जो रेखा डिवाइड करती है वो क्या कहलाती है? इक्वेटर। इस अर्थ को जो बीचों बीच से जो रेखा डिवाइड करेगी वो क्या कहलाती है? इक्वेटर। इस अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है कौन सी रेखा? इक्वेटर, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इस अर्थ को दो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है। कौन सी लाइन? इक्वेटर। और इक्वेटर के जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हो ना आप, नॉर्थ की तरफ, इक्वेटर के जो ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हो नॉर्थ की तरफ, यही कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। इसको हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इस इक्वेटर के साउथ की तरफ जो हिस्सा है, जो नीचे वाला आप भाग देख रहे हो, उसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। वो क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। सदर्न हेमिस्फीयर, तो मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं जरा गौर दीजिएगा। ये एक तरह से पृथ्वी का प्रारूप है, एक तरह का मॉडल ऑफ अर्थ है। आई बात समझ? मैंने अभी आपको बताया कि इस पृथ्वी को इक्वेटर नाम की लाइन दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देती है, दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। जो लाइन पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है उसको हम कहते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। हालांकि 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, लेकिन उस पर आने से पहले आप फिलहाल यही याद रखो, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। मैं वहां धीरे धीरे उस तरफ मैं आ रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर। तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं जरा उस बात को ध्यान से सुनिए। हमने क्या किया है कि हमने नॉर्थ से लेकर के, देखिए ये ऊपर नॉर्थ है, नॉर्थ, हमने नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक दूरी ना मापने के लिए, कि यहां से यहां तक की दूरी मापने के लिए, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक की दूरी मापने के लिए हमने क्या किया है? हमने हर 1 डिग्री के अंतराल पे, हमने हर 1 डिग्री के गैप पे, हर 1 डिग्री के इंटरवल पे काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं, आर्टिफिशियल हॉरिजॉन्टल लाइंस मान ली हैं और इन्हें कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। जरा मैं इसको साफ करके ना दोबारा से आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। तो देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमने क्या किया है कि हमने लेके नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की दूरी मापने के लिए हर 1 डिग्री के अंतराल पे, हर 1 डिग्री के इंटरवल पे इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस हर 1 डिग्री के अंतराल पे, देखिए जैसे आप जानते हैं कि ये नीचे वाली क्या है? ये इक्वेटर है, 1 डिग्री पे लाइन, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और इस तरह चलते 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 हमने लाइंस खींची हुई हैं नॉर्थ की तरफ भी और साउथ की तरफ भी, हर 1-1 डिग्री के अंतराल पे, हर 1-1 डिग्री के अंतराल पे, हर 1-1 डिग्री के अंतराल पे। हर 1-1 डिग्री के अंतराल पे हमने क्या खींची हुई हैं? लाइंस खींची हुई हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? यही कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। यही क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। इन्हीं को कहा जाता है अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड लाइंस। इन्हीं को लैटिट्यूड लाइंस कहा जाता है। तो यार इनके बारे में थोड़ी सी मैं आपको इनकी प्रॉपर्टीज बताता हूँ, इनकी थोड़ी सी खासियत मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने भी आपको बताया, to measure the distance and location from north to south, we drew some imaginary horizontal lines at every 1 degree interval. At every 1 degree interval, प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर, at every 1 degree interval, and these lines are called latitude lines. I hope you are getting my point. बात आती है कि अक्षांश होता क्या है। अब अगला प्रश्न उठता है कि अक्षांश क्या होता है, अक्षांश किसे कहते हैं, लैटिट्यूड कहते किसे हैं, अब क्वेश्चन ये उठता है। तो जरा
ध्यान से देखिएगा, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये क्या चीज़ें हैं, ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पृथ्वी के किसी स्थान से, पृथ्वी के किसी भी स्थान से, ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पृथ्वी के केंद्र से, जो अर्थ का केंद्र है, जो अर्थ का केंद्र होगा, जो अर्थ का सेंटर होगा, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के किसी भी स्थान तक कोणीय दूरी, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के किसी भी स्थान तक की कोणीय दूरी ही क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। चलिए, बात नहीं समझ में आई तो मैं आपको आराम से फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको क्या कहा कि पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के किसी भी स्थान तक की जो कोणीय दूरी है, जैसे अब मान के चलिए ये 1 डिग्री लाइन है, जैसे ये 1 डिग्री लाइन है, तो यार कहानी कुछ इस तरह की है कि ये जो एंगल बन रहा है ना, यहाँ से ये बन रहा है 1 डिग्री एंगल। ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 1 डिग्री एंगल। 1 डिग्री एंगल, कितने डिग्री एंगल बन रहा है? 1 डिग्री एंगल। और ये लाइन क्या कहलाएगी? 1 डिग्री नॉर्थ। ये लाइन क्यों नॉर्थ? क्योंकि नॉर्थ की तरफ है, इसलिए इस लाइन को क्या कहा? 1 डिग्री नॉर्थ। ये लाइन क्या कहलाएगी? 1 डिग्री नॉर्थ। इसी तरह यहाँ एक कोई लाइन होगी, मान लो ये लाइन क्या बना रही है? 10 डिग्री का एंगल बना रही है। ये लाइन क्या बना रही है? पृथ्वी के सेंटर से, अर्थ के सेंटर से 10 डिग्री का एंगल बना रही है, तो आप इसको कहोगे 10 डिग्री नॉर्थ। 1 डिग्री अक्षांश रेखा, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के किसी स्थान तक की जो कोणीय दूरी है वही क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। पृथ्वी के चाहे उत्तर में या पृथ्वी के दक्षिण में। जैसे देखिए, ये मान लो जिस तरह से ये साउथ की तरफ, मान लो ये साउथ की तरफ यहाँ पे 45 डिग्री एंगल बनता है, तो ये क्या कहलाएगी? 45 डिग्री साउथ। 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, ये क्या कहलाएगी? ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। आई होप बात आप समझ रहे हैं। तो मैंने भी आपको जो डेफिनेशन बताई अक्षांश की, वो क्या बताई कि पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के किसी स्थान तक की कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस ही क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। चाहे नॉर्थ में हो चाहे साउथ में हो। नॉर्थ वाली में नॉर्थ लग जाता है, साउथ वाली को साउथ कहते हैं। इस इक्वेटर के नॉर्थ में जितनी भी रेखाएं हैं उनको हम उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इस इक्वेटर के साउथ में जितनी भी रेखाएं हैं उनको हम दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी प्लेस ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लैटिट्यूड। द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी प्लेस ऑफ द अर्थ टू द सेंटर of the earth is called latitude, whether it is in north or the south of the center of the earth। ये चाहे उत्तर में उत्तर वाली उत्तरी अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी वाली दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। आई होप आप ये बात अच्छे से समझ रहे हैं। मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ यहाँ और थोड़ी से कुछ और पॉइंट्स आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उन बातों को, उन पॉइंट्स को गौर से सुनिएगा और वीडियो को रिवाइंड करके आप चाहें तो उन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। देखो, सारी की सारी चीज़ें ना ऐसे यहाँ लैंग्वेज के रूप में या लैंग्वेज की तरह लिखनी पॉसिबल नहीं है, तो आप ये बात अच्छे से समझ सकते होंगे। तो चलिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान रखिए, ये जो इक्वेटर है, ये जो इक्वेटर है, अब देखो इक्वेटर के इस तरफ 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँच जाएंगे हम? 90 डिग्री नॉर्थ तक। 90 डिग्री नॉर्थ तक। अब आप सोचेंगे 90 डिग्री नॉर्थ ही क्यों, 91 डिग्री नॉर्थ क्यों नहीं? तो इस बात को गौर से सुनिए यार। एक बात बताओ, ये है अर्थ का सेंटर, ये है अर्थ का सेंटर। अभी मैंने बताया कि यहाँ से लेकर के ये 1 डिग्री है, तो ये 1 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, 1 डिग्री का, ऐसे ये वाला 1 डिग्री का एंगल, ये वाला 1 डिग्री का एंगल। बात आ रही है समझ? ऐसे 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। आई होप ये बात आप समझ रहे हैं। तो आप साफ साफ देख रहे हैं, ये जो लाइन यहाँ से आएगी, मैं बना नहीं रहा क्योंकि मुझे इसके अलावा कुछ और चीज़ बनानी, खुद ही सोचो। देखो, ये लाइन यहाँ आएगी, क्या ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम एंगल ही 90 डिग्री बन सकता है। अर्थ के केंद्र से, अर्थ का जो सेंटर है, यहाँ से मैक्सिमम एंगल ही 90 डिग्री बन सकता है। इसलिए जो लास्ट लाइन होगी वो 90 डिग्री नॉर्थ होगी, इधर भी जो लास्ट लाइन होगी वो 90 डिग्री साउथ होगी। आई होप ये बात समझ रहे हैं। ना तो 90 से ज़्यादा उत्तरी अक्षांश हो सकते हैं, ना ही 90 से ज़्यादा दक्षिणी अक्षांश हो सकते हैं।
जो मैक्सिमम लैटिट्यूड हो सकते हैं नॉर्थ में वो 90 हो सकते हैं, और इधर भी साउथ में भी मैक्सिमम लैटिट्यूड कितने हो सकते हैं, 90 हो सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई, मैं आशा करता हूँ ऐसी। ये वाली जो आप इक्वेटर देख रहे हैं बीच वाली, इसके इधर 1 डिग्री नॉर्थ, इसके इधर 1 डिग्री साउथ, और ये खुद क्या कहलाती है, ये खुद कहलाती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये ना नॉर्थ है ना साउथ है, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच में 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। तो ध्यान रखिएगा, इसके कितने नाम आ गए। देखो, इसको इक्वेटर भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, विषुवत रेखा भी कहा जाता है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है, जो पृथ्वी को 2 बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो मैंने क्या बताया, 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर। 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, जैसे मैंने आपको बताया 10 डिग्री नॉर्थ, जैसे 10 डिग्री नॉर्थ, फिर कुछ आएगा 23 डिग्री नॉर्थ, ऐसे करते करते ये 90 डिग्री नॉर्थ, बिल्कुल इसकी बात इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल पॉइंट की तरह रह जाती है। ये वाली जो लाइन होती है ना, बिल्कुल 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये बिल्कुल एक तरफ एक बिल्कुल पॉइंट बन जाते हैं, लगभग पॉइंट के समान हो जाती है। 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री जो नॉर्थ वाली जो लाइन है, ये बिल्कुल किस तरह से हो जाती हैं, बिल्कुल पॉइंट के समान हो। खुद ही देखिए, आप देख रहे होंगे जैसे जैसे पोल की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये जो लैटिट्यूड हैं, इनकी लंबाई घटती जा रही है, और घटते घटते आप लगभग एक पॉइंट के समान रह जाती है, कहाँ जाके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाकर के। ये 90 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री साउथ। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अक्षांश हैं, जो लैटिट्यूड हैं, ये जो अक्षांश हैं, लैटिट्यूड हैं, हम इनको मापते किस किस में, इनकी मापन की यूनिट क्या है, मेजरमेंट की यूनिट क्या है। अब बात करते हैं, ये जो अक्षांश हैं, ये जो लैटिट्यूड हैं, इनका हम मेजरमेंट किस किस यूनिट में करते हैं, इनका जो मेजरमेंट करते हैं वो किस किस यूनिट में करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अक्षांश को हम अंशों में, अक्षांश को हम अंशों, अंश यानी डिग्री, अंशों यानी डिग्री में, अक्षांश को हम अंशों यानी डिग्री, मिनट और सेकंड्स में मापते हैं, और सेकंड में मापते हैं। ये मिनट और सेकंड घड़ी वाले मिनट सेकंड नहीं है, ये जो मिनट और सेकंड आप समझ रहे हो, ये घड़ी वाले मिनट और सेकंड नहीं है। अक्षांश को, लैटिट्यूड को हम अंशों में, मिनट में और सेकंड में मापते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री 1 डिग्री बराबर, जरा गौर से सुनिएगा, 1 डिग्री बराबर, 1 डिग्री, डिग्री को इस तरह से डिनोट करते हैं, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, मिनट को इस तरह से डिनोट करते हैं, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स। सेकेंड को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ये है हमारी मापन की यूनिट, मेजरमेंट की यूनिट, ये है मापन की यूनिट, मेजरमेंट की यूनिट्स हैं। अक्षांश को मापने की यूनिट, अक्षांशों को और देशांतरों को मापने की जो यूनिट्स हैं वो क्या हैं, डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स। इन यूनिट्स में हम मापते हैं किसको, अक्षांशों को और देशांतरों को। कुछ और बातें जानते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि विषुवत रेखा यानी इक्वेटर के उत्तर यानी नॉर्थ में और दक्षिण यानी साउथ में हर 1 डिग्री के अंतराल पे 90-90 अक्षांश रेखाएं हैं, 90 इधर 90 इधर, 90 इधर 90 इधर। लेकिन यार वास्तव में एक बात बताऊं, जिनको मैं अक्षांश रेखाएं कह रहा हूं ना, ये वास्तव में अक्षांश वृत्त हैं। जिनको मैं अक्षांश रेखाएं कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये वास्तव में क्या है, अक्षांश वृत्त हैं। नहीं आई बात समझ। देखो, अब ये 2 डायमेंशनल है, आपको 2D दिख रहा है, ये खुद समझिए। अब जैसे ये इक्वेटर आ रही है, ये ऐसे आकर के, वे पीछे से भी तो होकर के आ रही है, गौर फरमाइएगा, ये वास्तव में अक्षांश रेखा नहीं है। अब ऐसा थोड़ा ना है कि अर्थ के इधर इधर खिंची हुई है, ये पीछे से भी तो आ रही है। अर्थ एक तरह से गोलाकार है, लगभग गोलाकार ही है, पीछे से भी तो ये आ रही है। ये सारी की सारी लाइंस जो हैं, जैसे ये इधर से आ रही है, ये पीछे की तरफ से भी तो आ रही है। तो मेरी बात को जरा गौर से समझने की कोशिश करिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वास्तव में ये अक्षांश रेखाएं नहीं हैं, ये वास्तव में क्या हैं, ये अक्षांश रेखाएं नहीं, ये वास्तव में अक्षांश वृत्त हैं। क्या है, अक्षांश वृत्त हैं, अक्षांश वृत्त। ये वास्तव में क्या है, अक्षांश वृत्त हैं।
तो मैंने भी आपको क्या बताया, देयर आर 90 लैटिट्यूड लाइंस और लैटिट्यूड सर्किल्स एट एवरी 1 डिग्री इंटरवल टू नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो मैंने भी आपको ये समझाने की कोशिश की, जिनको मैं अक्षांश रेखाएं कह रहा हूँ वास्तव में क्या है, ये लैटिट्यूड सर्कल्स हैं। आप खुद समझिए। अब ये जो मान लो जैसे ये एक लाइन है, मान लो ये 1 डिग्री साउथ है, ये 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, तो जैसे ये ऐसे आ रही है, पीछे की तरफ से भी तो होके आ रही है, तो एक वृत्त बना कि नहीं बना। तो जिनको अक्षांश रेखाएं मैं कह रहा हूं वो वास्तव में क्या है, एक तरह से वो अक्षांश वृत्त हैं। चलिए एक बात और समझिए यार, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ना, ये काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइंस हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। वास्तव में ऐसी कोई लाइंस अर्थ में नहीं खींची हुई हैं, ये केवल और केवल क्या है, हमारी कल्पनाएं हैं। ये क्या हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। हमने मेजरमेंट के लिए नॉर्थ से लेकर के साउथ तक की दूरी के मेजरमेंट के लिए, मापन के लिए हमने इन काल्पनिक रेखाओं को माना हुआ। वास्तव में ऐसी कोई लाइंस है ही नहीं। इनका प्रयोग किसी भी स्थान की स्थिति बताने के लिए किया जाता है। लैटिट्यूड लाइंस और लैटिट्यूड सर्कल्स आर इमेजिनरी or artificial line and they are drawn from east to west. They are used to describe location of a place. इनका जो प्रयोग करते हैं हम किसी भी स्थान की स्थिति बताने के लिए करते हैं। इनको पश्चिम से पूर्व की तरफ या पूर्व से पश्चिम की तरफ खींचा जाता है। एक तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, क्षैतिज रेखाएं हैं। जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ, इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनते रहिए और समझते रहिए। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। अभी क्वेश्चन ये उठता है, अब अगला प्रश्न ये उठता है कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, जो अक्षांश वृत्त हैं, ये लैटिट्यूड्स हैं, इनकी संख्या कितनी है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, इक्वेटर। इक्वेटर के 90 लाइंस तो इधर हैं, इक्वेटर के 90 रेखाएं इधर हैं और इक्वेटर के 90 इधर हैं, और एक खुद क्या हो गई, इक्वेटर, और एक खुद क्या हो गई, इक्वेटर। तो मैं जरा इधर से साफ कर देता हूँ। तो कुल मिला के जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो कितनी है, 181 अक्षांश रेखाएं, 181 अक्षांश रेखाएं। कुल मिला के अक्षांश रेखाओं की संख्या है 181 अक्षांश रेखाएं, 181 लैटिट्यूड्स हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 181। कैसे, देखो एक इक्वेटर है, 90 इधर और इसके 90 इधर, तो कुल मिला के कितनी हुई, 181, 181 अक्षांश रेखाएं हो गई। द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस इज 181, ऑफ विच 90 लैटिट्यूड लाइंस आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 90 लैटिट्यूड लाइंस आर लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड अदर वन इज इक्वेटर। क्या बोला मैंने कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है, जिनमें से 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में, 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में, और एक स्वयं क्या है, भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो इस तरह कुल मिलाकर के 181 अक्षांश रेखाएं हो गई। ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट और बताने जा रहा हूं। भूमध्य रेखा से, इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाने पर, इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाने पर, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। भूमध्य रेखा से पोल की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। आप साफ साफ देख रहे होंगे कि ये देखो, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है। यदि पूछा जाए कि बताओ सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है इक्वेटर। इक्वेटर से बड़ी कोई भी लैटिट्यूड लाइन है नहीं। सबसे बड़ी देख रहे हो, ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे, जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे, अक्षांश रेखाओं की जो लेंथ है वो घटती जाएगी। अक्षांश रेखाओं की जो लेंथ है वो क्या होती चली जाएगी, वो घटती चली जाएगी। तो पूछा जाए सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा क्या है, इक्वेटर है। और जैसे ही आप पोल्स की तरफ जाते हो, अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती चली जाती है। द लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड्स डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। तो यही बात जो मैंने अभी हिंदी में बोली, वही बात मैंने अभी आपको इंग्लिश में बोल करके बताई है। अब आपके मन में ना यार एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, वो क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं आपकी मन की बात समझ चुका हूँ। वो क्वेश्चन ये उठ रहा है, ये 179 भी तो आपने कहीं पढ़ा है, तो ये 179 क्या होता है फिर, ये 179 क्या होता है। ये भी कुछ ना कुछ होता है। कुछ को लगता होगा कि 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो मैं बताने जा रहा हूं, अक्षांश समांतरों की संख्या 179 होती है। अक्षांश समांतरों की संख्या, नहीं आई बात समझ। पैरेलल लैटिट्यूड्स, कितनी अक्षांश रेखाएं समांतर है, जो अक्षांश रेखाएं समांतर हैं आपस में, उनकी संख्या कितनी होती है, 179।
गौर से सुनिएगा। देखो यार ये क्या है, ये पॉइंट है। नॉर्थ पोल की वाली जो अक्षांश रेखा 90 डिग्री नॉर्थ क्या है, वो लगभग एक पॉइंट के बराबर है। साउथ पोल वाली जो 90 डिग्री साउथ है वो भी क्या है, एक पॉइंट के बराबर है। तो देखो पॉइंट जो है वो किसी लाइन के पैरेलल नहीं हो सकता। पॉइंट जो है वो किसी लाइन के पैरेलल नहीं हो सकता। पॉइंट पे यार पैरेलल का रूल ही लागू नहीं होता। पॉइंट पे तो पैरेललिज्म का रूल ही लागू नहीं होता। क्या पॉइंट किसी लाइन के पैरेलल हो सकता है? फिर तो मैं ये कह दूंगा ये पॉइंट इस लाइन के पैरेलल है। देखो ये देखो दूरी, मैं कह दूंगा ये पॉइंट तो इस लाइन के पैरेलल है। भाई पॉइंट कभी किसी लाइन के पैरेलल होता है क्या? पॉइंट किसी लाइन के पैरेलल नहीं हुआ करता। तो ध्यान रखिएगा ये और ये, इन दोनों को यहां से आप निकाल दो। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को निकाल दो तो 179 होती है अक्षांश समांतरों की संख्या। अक्षांश समांतरों की संख्या, अक्षांश समांतरों की संख्या कितनी होती है? 179। पैरेलल लैटिट्यूड्स, पैरेलल लैटिट्यूड्स आर 179। पैरेलल लैटिट्यूड्स आर 179। मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आई जो मैंने अभी आपको बात बताई। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अक्षांश समांतरों यानी पैरेलल लैटिट्यूड की संख्या। देखो यार ये पैरेलल है ना, सारी की सारी पैरेलल है कि नहीं है, सब जगह समान दूरी है, पैरेलल है कि नहीं है। लेकिन यार इस पॉइंट को आप पैरेलल नहीं कह सकते इनके। पॉइंट कभी किसी लाइन के पैरेलल थोड़ी हो सकता है यार। पॉइंट पे क्या समांतर का नियम लागू होता है? पॉइंट पे समांतर का नियम लागू नहीं होता। आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, ज्योमेट्री पढ़ी होगी, पॉइंट कभी किसी लाइन के पैरेलल होता देखा है क्या आपने? पॉइंट कभी किसी लाइन के पैरेलल नहीं होता। तो इसलिए ये वाला 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ को निकालिए और अक्षांश समांतरों की संख्या 179 होती है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एक बिंदु होता है, एक बिंदु होता है। द नंबर ऑफ पैरेलल लैटिट्यूड्स इज 179। 90 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड लाइन एंड 90 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड लाइन इज अ पॉइंट, इज जस्ट अ पॉइंट। तो ध्यान रखिए, अभी मैंने जो आपको बात बताई इन चीजों को ध्यान रखिएगा। A point cannot be called parallel to a latitude। एक पॉइंट को कभी भी आप किसी लैटिट्यूड के पैरेलल नहीं कह सकते। एक और चीज बता दूं अच्छी सी, एक और बढ़िया सी आपको बात बता दूं मैं। ये जो इक्वेटर है, ये जो भूमध्य रेखा है, ये सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त होती है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। ये बात मैंने अभी आपको बताई। और ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त होने के कारण ना इसको क्या कहा जाता है? वृहद वृत्त भी कहा जाता है। इक्वेटर को वृहद वृत्त भी कहा जाता है। वृहद वृत्त इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट सर्कल। इसको ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है, ग्रेट सर्कल। इसको ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है। किसको? 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन को, इसको ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात बताई कि इस पूरी पृथ्वी पे किसी भी स्थान का लैटिट्यूड, किसी भी प्लेस का लैटिट्यूड 90 डिग्री से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखो यहाँ मैक्सिमम 90 डिग्री नॉर्थ है, यहाँ मैक्सिमम 90 डिग्री साउथ है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। द लैटिट्यूड ऑफ एनी प्लेस कैन नॉट बी एक्सीड 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को और जानते हैं, कुछ पॉइंट्स और जानते हैं। बात आती है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा, किन्हीं भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, किन्हीं भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111.3 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर होती है। 111.3 किलोमीटर होती है, जिसको हम लगभग क्या मान लेते हैं? जिसको हम लगभग 111 किलोमीटर मान लेते हैं। जिसको हम लगभग कितना मान लेते हैं? 111 किलोमीटर मान लेते हैं। तो किन्हीं भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लैटिट्यूड लाइंस इज 111.3 किलोमीटर, लगभग अबाउट 111 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैं बात करूं कि इक्वेटर से इस 1 डिग्री नॉर्थ के बीच की दूरी कितनी? 111 किलोमीटर। फिर ये 222 यहाँ से इक्वेटर से 222, 333, 444। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। 111 किलोमीटर किन्हीं भी दो के बीच में होती है। इन दो की बात करूँ तो 111 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छी बात है यदि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। नहीं समझ में आ रही हैं तो यार फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, आपको अच्छे से ना समझ में आ जाएंगी। अब इसमें मैं कुछ नई बातें बताने जा रहा हूं, तो मैं इन चीज़ों को साफ कर रहा हूं। कुछ नई चीज़ें मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं। चलिए गौर फरमाइएगा वापस से।
देखो ध्यान से यार, अब ये 0 डिग्री क्या है, ये क्या है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब ऐसे ही ऊपर की तरफ जब आप जाओगे, जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे से आती जाएंगी। अब एक लाइन आपको मिलेगी 23.5। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि 23.5 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं हम, 23 डिग्री, और जो हाफ है इसको क्या लिख सकते हो आप, मिनट में लिख सकते हो ऐसे, 23 डिग्री 30 मिनट, आप ऐसे लिख सकते हो। ये जो 23.5 डिग्री अक्षांश है, कौन सी, नॉर्थ वाली, नॉर्थ वाली, जरा गौर फरमाइएगा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो 23.5 डिग्री, ये जो 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड लाइन है, इसको ही हम क्या कहते हैं, यही क्या कहलाती है, कर्क रेखा। इसको ही क्या कहा जाता है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है, कर्क रेखा। अब ऐसे ही 0 डिग्री से आप साउथ की तरफ चलेंगे, 1 2 3 ऐसे करते करते एक आपको लाइन मिलेगी, कौन सी, 23.5 साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, 23.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। और इस 23.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को ही क्या कहा जाता है, मकर रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 नॉर्थ कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड 23.5 साउथ क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, मकर रेखा। और 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या कहलाएगी, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या कहलाएगी, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड लाइन इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड लाइन इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23.5 डिग्री ही क्यों माना गया है, दरअसल इसका रीजन ये है, आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे जब मैं आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड विस्तार पूर्वक बताऊंगा ना। ये तो अभी भारत की अवस्थिति चूंकि मुझे बतानी है, जहां मैं यूज करूंगा किनका, अक्षांशों का और देशांतरों का, इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है। क्योंकि पृथ्वी ना अपने एक्सिस पे, जो अर्थ है ना यार, ये अपने एक्सिस पे ना 23.5 झुकी हुई है। ये मैं केवल आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ लैटिट्यूड का और लॉन्गिट्यूड का। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ रहे होंगे, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वहाँ हम इनको विस्तार पूर्वक और जानेंगे। इनको 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ को ही कर्क रेखा और मकर रेखा इसलिए माना गया है क्योंकि यार ये जो अर्थ है ना, ये अपने एक्सिस पे ना 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस एट 23.5। यही रीजन है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा माना हुआ है हमने। यही कारण है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ को हमने कर्क रेखा माना है और 23.5 डिग्री साउथ को हमने मकर रेखा माना है। आई होप ये बातें आप समझें। और ये आज मैंने चर्चा की किसके बारे में, लैटिट्यूड के बारे में, और मैं अगली कक्षा में चर्चा कर रहा हूँ लॉन्गिट्यूड के बारे में। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। और इससे पहले भी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के आप उनको देख सकते हैं। सबसे पहली क्लास में सिलेबस डिस्कस किया गया है और उससे अगली क्लास में भारत के विभिन्न नामों की चर्चा की गई है। और आज की क्लास में आपने देख ही लिया कि मैंने क्या पढ़ा है। और अगली क्लास में हम लॉन्गिट्यूड के बारे में चर्चा कर रहे होंगे, देशांतर के बारे में चर्चा कर रहे होंगे और अच्छे से जानेंगे कि देशांतर आखिर होते क्या हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी।